अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। आज हमने NRE 10 अटैम्प्ट्स पाक मेडिसन के प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट NRE का पास पेपर डिस्कस करना है, जो कि है 28 जून का। और स्टार्ट करते हैं। विच ड्रग इनहिबिट पॉलीसेक्राइड कन्वर्जन टू मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की मोनोसेक्राइड में कन्वर्जन को जो ड्रग ब्लॉक करती है ए कार्बोज है, और ये जो है वो GIT के लेवल पे एक्ट कर रही होती है। डायबिटिक ड्रग है। यहाँ से ये जो कार्ब्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शंस को इनहिबिट करती है ताकि बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम किया जा सके। मेटफॉर्मिन तो हमें पता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इंसुलिन एट सेल्फ एज एन इंसुलिन एक्ट करता है। पायोग्लिटिजोन जो हैं और जो ग्लीकोजाइड हैं, ये भी हमारे पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, लेकिन इनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं। 21 ईयर ओल्ड फीमेल, इसको बुखार है, अनीमिया है, कम हाइपरप्लेजिया, ब्लास्ट सेल विद ईरोड्स। अब ये जो ईरोड्स हैं ये डायग्नोस्टिक होते हैं फॉर AML, और फीवर गम हाइपरप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करेगी यंग फीमेल। दिस इज़ नन अदर देन AML। जो CML होता है वो तकरीबन 40 से 60 के बीच में होता है। इसमें क्रॉनिक मैसिव एनलार्ज स्प्लीन होता है। ALL जो है ये पेन साइटोपिनिया के साथ आता है। पेन साइटोपिनिया का मतलब है कि लो जो हैं वो WBC होंगे, लो RBCs होंगे, और ये ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा लाइक चिल्ड्रंस में होता है। हेरी सेल ल्यूकीमिया नहीं, और जो क्रॉनिक लिम्फोइड या लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है ये एल्डरली के अंदर होता है, अबव 70, और हाई लिम्फोसाइट्स के साथ आता है। सो दिस इज़ AML। ECG चेंजेस जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो MI को इंडिकेट करते हैं, ज़ाहिर है ST एलिवेशन, ST सेगमेंट एलिवेशन सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है जो कि MI को इंडिकेट करता है। 14 साल के बच्चे को बुखार है, फीवर है, और माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है सॉर थ्रोट के बाद, तो ये जॉन्स क्राइटेरिया जो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया, जिसमें साइडम कोरिया होता है, कार्डाइटिस होता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल हैं, पोली आर्थराइटिस है, ठीक है, और साथ में हमारे पास इरिथमा मार्जिनेटम है। अपर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद ये फीचर्स अगर आएंगे तो दिस इज़ रोमैटिक फीवर, ठीक है जी। विच हिस्टोलॉजिकल टाइप इज़ कंसिडर एज एडिनोमेटिस। सो विलस एडिनोमा जो है वो एडिनोमेटिस होता है। उसके बाद देखेंगे वुमेन है, रिसेंटली उसको सॉर थ्रोट हुआ, उसकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी पे बायलेटरल रीनल इनलार्जमेंट थी विद कॉर्टिकल हेमरेजेस। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या है? सो ये क्या हुआ कि आपकी जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनके अंदर अगर हेमरेज हो जाए तो उसको हम लोग जो है वो वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये क्यों होता है? अगर बॉडी में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से सेप्टिसीमिया हुआ हो तो सेप्टिसीमिया की वजह से सेकेंडरी तौर पे रीनल हैमरेज और इवन के डेथ भी हो सकती है। सो मोस्ट लाइकली नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से जो मेनिंजाइटिस हुआ वो सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हुआ, और उसकी वजह से ये हेमरेज जो है वो देखने में आया है। 40 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट कर रहा है पेनलेस ग्रेजुअल बल्जिंग ऑफ राइट आई के साथ। ब्लड टेस्ट और ऑर्बिट एक्सरे नॉर्मल था। मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है? तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता सी बल्जिंग हो रही है थायराइड की वजह से हो सकती है, ठीक है। अभी थायराइड के सिम्टम नहीं आए, लेकिन थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ नॉट मैलिग्नेंसी, नॉट ऑब्स्ट्रिक ऑर्बिटल वेसिकल वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन। थायराइड है और ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन भी ये नहीं है। अल्फा फीटोप्रोटीन हर बार आया होता है, हेपेटोसेलुलर कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है जी। एक अल्कोहलिक मेल है, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आ रहा है। आप क्या करते हो? तो अल्कोहलिक जो है वो वर्निक्स इनकैफ में चला जाता है, और वर्निक्स इनकैफ के आगे साइकोसिस में जा सकता है। सो इमीडिएटली अल्कोहलिक को अलोंग विद इंसुलिन एंड अलोंग विद डेक्सट्रोज हमने विटामिन B1 जो थायामीन है वो भी देना होगा, ताकि इसको वर्निक्स इनकैफ और साइकोसिस से हम बचा सकें। एक बेबी गर्ल है, वो 46XX के साथ आ रही है। ऑलवेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे हैं, XX विद एम्बिगियस जेनिटेलिया। दिस इज़ कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, बिकॉज इसके अंदर जो है वो 45X0 होता है, और इसमें जो है वो हमारे पास प्लेसेंटा में भी 45 और आई थिंक 47XXY होता है, ठीक है। और दिस इज़ कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। 21 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको बुखार है, अनीमिया, एब्डोमिनल पेन, फटीग, गम हाइपरप्लेजिया। ब्लड सेल्स पे इमेच्योर ईरोड्स हैं, सो ईरोड्स ऑलवेज AML होता है। बेस्ट साइट जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो डेल्टॉइड को हम कहते हैं इमेजिनरी 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। सो सुपीरो लेटरल या अपर आउटर क्वाड्रेंट में इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सुपीरो लेटरल यानी ऊपर और बाहर की तरफ, या ऊपर अपर आउटर क्वाड्रेंट बेस्ट साइट होती है जहाँ पे IM इंजेक्शन हम देते हैं। 55 ईयर ओल्ड मेल को फटीग हो रही है। ब्लड टेस्ट पे हमने देखा तो उसका हीमोग्लोबिन तो कम है, लेकिन MCV ज़्यादा है। अब जब हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब ये है कि उसको अनीमिया तो है। अनीमिया देखने के बाद नंबर 2 हम MCV देखते हैं। अगर MCV कम हो तो हम कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया है। माइक्रोसिटिक अनीमिया की जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या थैलेसीमिया
या अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ या फिर सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। लेकिन अगर MCV ज़्यादा हो तो वो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है और उसकी रीज़न B9 या B12 की डेफिशिएंसी। MCV नॉर्मली कितना होता है 76 से लेकर 96 तक, यहाँ पे MCV ज़्यादा है, सो दिस इज़ मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, सो इट कुड बी ड्यू टू B9 और B12, नॉट थैलेसीमिया, नॉट आयरन, नॉट एप्लास्टिक, नॉट दिस, ऑब्वियसली फोलेट या कोबालमिन B9 या B12 डेफिशिएंसी से ये हो सकता है। एक पेल प्राइमी ग्रेविडा थी लास्ट सेमेस्टर में, उसका हीमोग्लोबिन कम है, सो प्रेगनेंसी के अंदर हमेशा आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया ही पाया जाता है। मोस्ट लाइकली रीज़न क्या होगी, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। एन्यूलर पेनक्रियास क्या कर सकता है, सो एन्यूलर पेनक्रियास की वजह से आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूरनम है वहाँ पे जाके ये ओपन हो रही होती है जो आपकी बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है। सो एन्यूलर पेनक्रियास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूरनम की ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। एसाइटिस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से अगर हो तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो आपका सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट होता है वो 1.1 से ज़्यादा होता है, जो इंडिकेट कर रहा होता है कि ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। आफ्टर ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा एक पेशेंट को हाइपरटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन, एलिवेटेड सेंट्रल वीनस प्रेशर, पल्सेस, पैराडॉक्सिस और मफल हार्ट साउंड है। तो आपने 3 Ds से ये याद रखना है। 3 Ds का मतलब ये होता है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, डिस्टेंडेड जुगुलर वीनस प्रेशर और डिस्टेंट हार्ट साउंड्स। तो ये तीनों चीज़ें इसमें है ना। ये जो 3 Ds होते हैं हम इसको बैकस्ट्राइड कहते हैं और बैकस्ट्राइड फीचर है किसका, कार्डियक टेम्पोनार्ड का। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे, तो एको करेंगे और ट्रीटमेंट में हमने पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ना व्हाट इज़ कार्डियक टेम्पोनार्ड, आपका ये जो हार्ट के बाहर पेरिकार्डियल कैविटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड आके जमा हो जाता है, मोस्टली ब्लड आफ्टर RTA ट्रॉमा वगैरह। सो डायग्नोसिस टेम्पोनार्ड है, लेकिन डायग्नोसिस के अलावा ये आपसे इन्वेस्टिगेशन भी पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हैं। बैकस्ट्राइड जो है वो आपने याद रखना है। एक पेशेंट को गम ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया है, इंटरमिटेंट ब्लीड होता रहता है, यानी कि इंटरमिटेंट उसको ब्लीडिंग होती रहती है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, लो प्लेटलेट काउंट है, लेकिन PT और APTT नॉर्मल है। सो अगर ये कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है और प्लेटलेट सिर्फ कम है और ब्लीड कर रही है तो इसको ITP कहते हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, यानी वी डोंट नो कि क्यों, लेकिन प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है। दिस इज़ नॉट फैक्टर 7 DIC में तो PT और APTT सब प्रोलॉन्ग होता है। वॉन विली ब्रांड के अंदर भी PT और APTT प्रोलॉन्ग होता है, सो दिस इज़ ITP। हीमोफीलिया भी ये नहीं है क्योंकि हीमोफीलिया में APTT रेस्ड होता है और हीमोफीलिया मेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स में तो होता भी नहीं है। एक सेकेंड, अब ये क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज। एक सेकेंड बच्चों, आई डोंट नो। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास ये है कि मोस्ट कॉमन कॉज ब्लडी निपल डिस्चार्ज जो एक फीमेल यंग फीमेल से आ रहा होता है वो इंट्राडक्टल पैपिलोमा होता है। और अगर एल्डरली फीमेल अगर आपको MCQs में मेंशन करेगा अलॉन्ग विद सम स्किन चेंजेस तो फिर उसमें पेजर्स डिजीज़ होता है, ठीक है जी। एक 20 साल की वुमेन है, वो प्रेजेंट करती है नॉन प्रोग्रेसिव मोबाइल मास के साथ। 6 महीने से कोई स्किन अटैचमेंट नहीं है। मोस्ट लाइकली ये जो मोबाइल मास होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर, जो कि बहुत हार्ड या स्किन के साथ अटैच नहीं होता, उसको हम ब्रेस्ट माइस भी कहते हैं। दिस इज़ फाइब्रोएडिनोमा इन विच बर्न सिनेरियो इज स्किन ग्राफ्ट टिपिकली कंसीडर अननेसेसरी। सो हमारे पास कोई भी ऐसे बर्न्स जो कि पार्शियल थिकनेस बर्न्स हों, जिसमें स्किन अपेंडेजेस मौजूद हों जो कि इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो इंटैक्ट हैं और एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट हो जाएंगे और खुद ब खुद स्किन रिकवरी हो जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है ग्राफ्ट की। सो व्हेन एवर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ स्किन अपेंडेजेस इट इंडिकेट पार्शियल थिकनेस बर्न्स, और वहाँ पे ग्राफ्ट अननेसेसरी है। अदरवाइज़ फुल थिकनेस में भी हम ग्राफ्ट जो है वो लगाएंगे। एक्सटेंसिव बर्न में भी कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्वमेंट और अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट होगा तो इस केस में भी ग्राफ्ट तो होना ही है। कॉल एक्सटर्नल बॉडीज़ करेक्टरिस्टिकली किस में पाई जाती हैं? आई थिंक ग्रेनुलेजा सेल ट्यूमर में होती हैं। कुछ चीज़ें मुझे खुद भी भूल जाती हैं, इसका मतलब नहीं है मैं नालायक हूँ या आपको नहीं आती तो डजंट मीन आप नालायक हैं। सम टाइम किसी सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे मेरा एनाटॉमी में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी अक्सर चीज़ें मुझे खुद भी रिकॉल नहीं हुई होती हैं। एक पेशेंट जिसको मैक्सिलरी साइनसाइटिस है उसको कैवर्नस थ्रोम्बोसिस हो गया। अब मैक्सिलरी साइनसाइटिस था
यानी यहाँ पे मैक्सिला वाले रीजन पे, और वो कैवर्नस साइनस तक इन्फेक्शन कैसे ट्रैवल करके गया। तो इसकी जो ट्रैवलिंग होती है वो टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस से ही होती है। ये एक ऐसा पाथवे है जो उनको आपस में कनेक्ट करता है। नॉट जुगुलर वेन, नॉट फेशियल आर्टरी, नॉट कैरोटिड आर्टरी, नॉट वेन, बल्कि ये जो वीनस प्लेक्सस है टेरेगॉइड, ये कनेक्ट करता है और इन्फेक्शन को ट्रैवल करने के लिए एक रूट प्रोवाइड करता है फ्रॉम साइनस टिल कैवर्नस साइनस। 12 साल के बच्चे मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा विद लूज स्टूल ऑन टेकिंग प्रोटीन। अब ये प्रोटीन लेने पे इसको जो लूज स्टूल हो रहे हैं, लाइकली ये सीलियक हो सकता है, और सीलियक में बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इनिशियली जो है वो हम टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज करते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक या गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है, और बायोप्सी पे विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। सो यहाँ पे भी उसने ये बताया कि विलस एट्रोफी मौजूद है, सो लाइकली डायग्नोसिस हमारे पास सीलियक डिजीज़ है। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है? डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर ADH की डेफिशिएंसी होती है। डायबिटीज़ ये दो तरह का होता है। जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन नहीं होती और टाइप 2 में बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। सो डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH का मसला है। सेंट्रल या क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर ADH कम होता है या ADH होता ही नहीं है। वाइल जो नेफ्रोजेनिक होती है, नेफ्रोजेनिक में ADH तो होता है बट किडनी रिस्पॉन्ड नहीं करती। सो सेंट्रल डायबिटीज़ में डिक्रीज़ ADH होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी या एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा नहीं होगा। पेशेंट प्रेजेंट करता है नॉर्मल पोस्चर के साथ, वाइड गेट, और वो अपने डेली टास्क नहीं कर सकता। डिस्टाइडोकाइनेसिया, पास पॉइंटिंग, गेट खराब है, नॉर्मल पोस्चर है, इस सब के सब सेरिबैलम की इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। सो दिस इज़ ड्यू टू सेरिबैलर लीजन। पार्किंसन के अंदर ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी और ट्रेमर्स होते हैं। विल्सन्स के अंदर कॉपर ओवरलोड है जिसकी वजह से बिहेवियर एबनॉर्मैलिटीज़, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, काइसर फ्लेशरिंग, आई के अंदर कॉपर डिपोजिशन की वजह से कॉर्निया की डेस्मिन मेम्ब्रेन में एक लेयर बनी हुई होती है। सबथैलेमिक न्यूक्लियस लीजन भी ऐसे प्रेजेंट नहीं करती। एक फ्लैशी मास नज़र आ रहा है आपको सर्विक्स में। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसकी क्या है? इज़ दिस समथिंग एंडोसर्वाइकल पॉलिप? येस। एंड बोथियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल पॉलिप, फाइब्रॉइड और मैलिग्नेंसी नहीं। एंडोसर्वाइकल पॉलिप जो है वो एज अ फ्लैशी मैस हमारे पास प्रोमिनेंट हुआ होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है? एज अ हाउस ऑफिसर एक पेशेंट कह रहा है कि उसकी केमिकल स्प्लैश हुआ आँख के अंदर, इमीडिएटली आप क्या करोगे? क्या आप उसको स्लिट लैम्प करोगे? नहीं। आप उसको सोडियम बाइकार्बोनेट से दोगे? नहीं, क्योंकि इससे ये बेसिक है, वो एसिड है, आपस में रिएक्ट करके इंजरी ज़्यादा हो सकती है। वॉश विद नॉर्मल सेलाइन? येस। पैच आई आफ्टर इंस्टिलिंग स्टीरॉयड? एकदम से स्टीरॉयड ड्रॉप्स नहीं डालेंगे, हाँ, लेकिन उसको हम जो है वो वॉश करेंगे। 13 महीने का बच्चा है, वो मामा और पापा कह सकता है। क्रूज होल्डिंग फर्नीचर, शाई है स्ट्रेंजर के साथ, चीज़ें एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करता है और अपने नाम को भी रिस्पॉन्ड करता है। इस सारा कुछ नॉर्मल डेवलपमेंट को शो कर रहा है। एक 3 साल के बच्चे को फीवर, बार्किंग कफ। अब बार्किंग कफ जो है B के बाद C आता है, सो बार्किंग कफ जो है वो ग्रुप में होती है। इज़ दिस फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन? नो। फॉरेन बॉडी में अपर एयरवे उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, पार्शल या कंप्लीट, सो कफ हो सकता है या बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। ये ग्रुप है। येस। एपिग्लोटाइटिस में लेरेंजियल एडीमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अस्थमा भी नहीं है। एक 7 साल के बच्चे को बार बार नी स्वेलिंग हो रही है आफ्टर ट्रोमा। अंकल को भी सिमिलर हिस्ट्री थी। सो मेल के अंदर अगर ट्रोमा के बाद ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, मोस्ट लाइकली इंडिकेटिव ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़, एंड वी ऑल नो कि वो हीमोफीलिया ही है। तो मोस्ट लाइकली हीमोफीलिया हो सकता है, और हीमोफीलिया में APTT रेस्ड होता है। एक बच्चे को कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ये होता है कि उस बच्चे को प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस रहता है। माइक्रोग्लाइसिया नहीं होता, अनडिसेंडेड टेस्टीज और एनल टैग भी नहीं होते। एक प्राइमी थी, यानी प्राइमी का मतलब होता है पहली दफ़ा उसका बच्चा हो रहा है, प्रेगनेंसी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एकदम लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, और एक उसने स्टिल बॉर्न डिलीवर किया, यानी कि उसको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, UTI हुआ, एंड कोरियोमेनाइटिस हुआ, वट एवर। मोस्ट लाइकली ये किसकी वजह से हुआ होगा? ई कोलाई की वजह से ही होता है, ठीक है जी। हाउ अर्ली कोरियन विलिस सैम्पलिंग कैन बी परफॉर्म? अब होता ये है कि अगर एक फ़ीमेल को हमें लग रहा हो कि डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम के पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि हमारे पास क्वाड्रुपल या ट्रिपल टेस्ट होता है, जिसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें, जिसमें हमारे पास बीटा HCG आता है, एस्ट्राडायोल आता है, पैप आता है, इनहिबिन ये वगैरह मेजर करते हैं। अगर उस पर लगे कि मसला है तो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं उसमें कोरियन विलिस सैम्पलिंग और अमाइनोसेंटीसिस है।
कोरियन विलेज सैम्पलिंग 11 से 13 हफ्तों पे किया जाता है और 14 से लेके 20 हफ्तों पे माइनोसेंटीसिस होता है। कोरियन विलेज सैम्पलिंग में उसके कोरियन का एक पार्ट लेते हैं और वहाँ से उसको डिटेक्ट करते हैं, वाइल माइनोसेंटीसिस में एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। सो 11 से हफ्तों के ऊपर जो है 11 से 13 हफ्तों तक 10, 11, 12, 13 हफ्तों तक जो किया जाता है वो कोरियन विलेज सैम्पलिंग है। 14 से आगे 20 तक जो किया जाता है वो माइनोसेंटीसिस है। एक पेशेंट को क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, उसको पेन हो रहा है, लेफ़्ट ईयर इज़ द डेड ईयर, मोस्ट सुटेबल मैनेजमेंट क्या है? सो पेन भी है, इन्फेक्शन भी है, सो डेफिनेटली विल गो फॉर एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक्स। और एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स हमने देने हैं। एक पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसको पैलर है, एडीमा है, उसका एमसीवी जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल एमसीवी 76 से लेके 96 तक होता है। सो एमसीवी तो नॉर्मल है, लेकिन इस बंदे को पैलर है तो अनीमिया तो है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि किडनी से एक प्रोटीन बनता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो पे एक्ट करके आरबीसी की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। सो अनीमिक है ये, इसको रेड ब्लड सेल्स की कमी है, किडनी डिजीज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं? एरिथ्रोपोइटिन देंगे, क्योंकि आयरन या B9 या B12 देने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एमसीवी इज़ ऑलरेडी नॉर्मल। सिर्फ उसका ब्लड कम है, एरिथ्रोपोइटिन देंगे तो वो मेंटेन हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर इज़ एग्जामिन ड्यूरिंग पर रेक्टल एग्जामिनेशन। सो पर रेक्टल एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रोस्टेट को फील किया जाता है, नॉट ब्लडर, नॉट यूरीटर। सेमिनल वेसिकल्स तो स्क्रोटम की तरफ हैं और रेक्टल अपेंडिक्स भी नहीं। एक पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली है, मेच्योर माइलाइट सेल्स हैं। सो स्प्लीनोमेगेली हमने कहा क्रॉनिक मैसिव लार्ज स्प्लीन किसके अंदर होता है? CML में ही होता है। सो दिस इज CML का केस। इन विच क्लिनिकल सिचुएशन कोएगुलेशन प्रोफाइल हम करते हैं? वार्ड में ज़रूरी नहीं है करें, OPD में भी नहीं, माइनर में भी नहीं, फॉलोअप में भी नहीं। हाँ, लेकिन मेजर सर्जरी से पहले हमें डर होता है कि पेशेंट ज़्यादा ब्लीड ना कर जाए, तो हमें पता करना होता है कि उसको प्रीवियसली पहले से कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। एक पेशेंट को यूरोपोरफायरिन 1 यूरिन में बहुत ज़्यादा है और उसको कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिन पोरफायरिया सस्पेक्टेड है। अब ये जो कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिन पोरफायरिया है, इसके अंदर यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यूरोपोरफायरिन यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एक बच्चा प्रेजेंट कर रहा है माइक्रोसेफली, हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हियरिंग एंड विजुअल लॉस के साथ। कौन सा सिस्टम इफेक्टेड है? सो इसकी हियरिंग लॉस है, विजुअल लॉस है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली मूवमेंट एंड पोस्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसकी अफेक्टेड होंगी। एक स्मोकर जिसकी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 और फोर्स वाइटल कैपेसिटी 70 से नीचे। अभी हमने पहले भी कहा था कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम वो होता है जो एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड उसने एक्सपायर किया होगा, और वाइटल कैपेसिटी जो लंग की है इंस्पिरेटरी प्लस टाइडल प्लस एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। नॉर्मली ये जो है वो 80 तक है, ठीक है, अगर या 70 से 80, अगर ये 70 से नीचे है फिर हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, और अगर ये 80 से ज़्यादा है तो रिस्ट्रिक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर भी हमारे पास फिर 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि COPD है। COPD में एम्फाइजमा और ब्रोंकाइटिस आता है। उसके बाद हमारे पास अस्थमा है और ब्रोंकिएक्टेसिस है। सो COPD में आफ्टर ब्रोंकोडाइलेशन भी ये इम्प्रूव नहीं होती, अस्थमा में इम्प्रूव हो जाती है। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट COPD एंड अस्थमा डिपेंडिंग ऑन दिस स्पायरोमेट्री। सो लेस दैन 70 थी, एम्फाइजमा है डायग्नोसिस, तो एम्फाइजमा और ब्रोंकाइटिस मिलके एक COPD कहलाते हैं। विच हिस्टोलॉजिकल फीचर इज़ हॉलमार्क ऑफ क्रॉन डिजीज़? क्रॉन डिजीज़ की कॉबलस्टोन अपीयरेंस होती है, और जो दूसरा होता है उसकी लेड पाइप। व्हाट टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज सीन इन क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया? क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में म्यूकोपुर्लुएंट गंदा सा डिस्चार्ज जो है वो आ रहा होता है। एक वुमेन है, उसको साइक्लिकल बायलेटरल मिस्टाल्जिया होता है, यानी कि उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ उसको ब्रेस्ट में दर्द होता है, तो इसके लिए हम सिर्फ सपोर्टिव मेजर देते हैं, जिसमें हम उसको पैरासीटामोल कहते हैं, सपोर्टिव ब्रा पहनने का कहते हैं, और उसके अलावा उसको प्रिमरोज ऑयल वगैरह देते हैं। सो ब्रोमोक्रिप्टीन जो है वो डोपामीन एगनिस्ट है, वो नहीं देनी। टेमोक्सिफिन जो है वो एस्ट्रोजन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगनिस्ट है, ये भी नहीं देनी है। मेमोग्राम हम क्यों ही करेंगे, प्रिमरोज ऑयल एंड रीअश्योरेंस कर सकते हैं। एक बच्चे की एनिमल पिटिंग हुई हुई है इन एन एंडेमिक एरिया, मोस्ट लाइकली कॉज जो है वो हमारे पास एंडेमिक स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। विच टाइप इज़ मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़? अब डायबिटीज़ की जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसमें रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी है, और मैक्रोवास्कुलर में कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो नेफ्रोपैथी जो है ये माइक्रो ही है, पेरिफेरल सेंसेशन न्यूरोपैथी ये भी माइक्रो ही है, और रेटिनोपैथी जो है वो भी माइक्रो है, और नेफ्रो इटसेल्फ इज माइक्रो।
बट मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन? सो डायबिटीज़ के अंदर वैसे नॉर्मली तो हम मेटफॉर्मिन और बहुत सारी ड्रग देते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में हम मोस्टली इंसुलिन से ही डायरेक्टली स्टार्ट करा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? हाइपोकलीमिया जो है वो इंक्रीज़ करता है क्योंकि वो इसकी बाइंडिंग और रीनल एक्सक्रीशन को कम करता है, प्लाज्मा में इसके लेवल को ज़्यादा करता है। जब ये इसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी का जो चांस है वो भी ज़्यादा ही हो जाएगा। सो हाइपोकलीमिया इंक्रीज़ करता है इसकी बाइंडिंग, ऑल्सो डिक्रीज़ करता है इसकी किडनी से एक्सक्रीशन को। एक बच्चे को सॉर थ्रॉट है, फीवर है, वाइटिश मेम्ब्रेन है ओरल कैविटी पे। नाउ यू कैन सी कि रेपिटेशन कितनी ज़्यादा होती है। सो वाइटिश मेम्ब्रेन यहाँ पे हो तो वो हमारे पास डिप्थीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीराई से हो रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिसइक्विलिब्रियम रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या आप लोगों ने मुझे बताना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। थैंक यू।